क्लास 10th के स्टूडेंट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो प्रकाश चैप्टर से पूछे जाने वाले लगभग हर सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश चैप्टर को, जहाँ पे लगभग सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं और काफ़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धीरज चौबे, आप देख रहे हैं स्टडी जोन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दृष्टि का रहस्य, प्रकाश का वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है। कुछ अद्भुत घटनाएं भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि पानी में पेंसिल का मुड़ना और तारों का टिमटिमाना। फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये सभी घटनाएं जो कि प्रकाश से जुड़ी हुई है, हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये इंसान इस मिरर में देख रहा है तो उसको क्या अनुभव हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी से भरी हुई गिलास में जब कोई पेंसिल वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें डालते हैं तो हमें वो टेढ़ी क्यों नज़र आती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की पुंज बाहर की ओर प्रोजेक्ट होती है तो क्या होता है। इन सभी रोचक घटनाओं को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप बने रहें वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का वह रूप जो देखने की संवेदना पैदा करता है उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं। प्रकाश खुद में अदृश्यमान होता है, लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वस्तु है, इस पर पड़ती है प्रकाश की किरणें, और अगर ये किरणें टकरा कर हमारी आंखों तक वापस आती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब मैं एक पॉइंट आपका क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे हर इंडिविजुअल लाइन, हर एक किरण अपने आप में एक किरण है, लेकिन जब हम इन सभी किरणों को एक साथ अगर बोलना चाहें कि ये सभी किरणें मिलकर क्या बनाती है, तो उसे हम कहेंगे पुंज। प्रकाश का पुंज हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। एक प्रकाश की किरण रहेगा तो उसे हम किरण कहेंगे, लेकिन कई सारी प्रकाश की किरणें अगर मिल जाती है इस तरह से तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या, बीम ऑफ लाइट उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टॉर्च की सहायता से क्या निकल रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये जब किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद जब वो किरणें वापस टकरा कर हमारी आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन बहुत जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो परछाई बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक टॉर्च है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप तो अपारदर्शी वस्तु हैं, आपके इस पार से उस पार देखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में प्रकाश जहाँ पे पार नहीं हो सकती है, वहाँ पे उस वस्तु की क्या बन जाती है, परछाई बन जाती है। अगर ये कोई कांच की वस्तु रहती तो यहाँ से प्रकाश पार हो जाता और इसका कोई भी प्रतिबिंब या परछाई नहीं बन पाता। यानी कि किसी वस्तु की परछाई बनने के लिए वस्तु का अपारदर्शी होना काफ़ी आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। दोस्तों, वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है पारदर्शी। पहला है पारदर्शी वस्तुएं, जिनसे क्या होता है कि इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये कांच है तो इस पार से हम लोग उस पार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी वस्तु है। वहीं पर अगर ये लोहा का टुकड़ा होता तो इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख पाते, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसके आगे लगा देंगे अपारदर्शी, तो वो हो जाता अपारदर्शी वस्तु। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसके इस पार से उस पार हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तुएं। जैसे कि पारभासी, जैसे कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके उस पार से उस पार हम लोग धुंधला धुंधला देख पाते हैं, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, कुछ कुछ प्लास्टिक में भी हम लोग इस पार से उस पार देख पाते हैं धुंधला धुंधला, तो उसे हम लोग बोलेंगे पारभासी वस्तुएं। इस प्रकार आपने जाना कि पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु, तीन तरह की वस्तुएं होती है। पारदर्शी वस्तु से हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तु से हम लोग इस पार से उस पार नहीं देख सकते, और पारभासी वस्तु में हम लोग थोड़ा थोड़ा धुंधला सा देख पाते हैं इस पार से उस पार। आई होप ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले प्रकाश क्या है इसका वापस से एक बार रिविजन कर लेते हैं कि ये ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन ये खुद में अदृश्यमान होता है। आपने प्रकाश का गुण पढ़ा कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की जो चाल होती है वो बहुत अधिक होती है। और ये चाल होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसे हम लोग किलोमीटर में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, आप इसे याद कर लेंगे कि प्रकाश की गति क्या है और प्रकाश किस तरह से दिशा में चलती है। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है।
और प्रकाश किस प्रकार का तरंग है दोस्तों? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अगर मान लीजिए प्रकाश यहाँ है और प्रकाश को यहाँ आना है, तो बीच में अगर कोई माध्यम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बिना किसी माध्यम के भी एक जगह से दूसरे जगह गमन कर सकती है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और पड़ने के बाद अगर हमारे आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो ये बात आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आना, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर, किसी चमकदार सतह पर टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः हमारी आंखों तक वापस लौट आती है, तो उसे हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की घटना हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से इसने चलना शुरू किया और टकराने के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई, और टकराने के बाद वापस आप देख सकते हैं कि इस दिशा में इसने अपना डायरेक्शन बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। जिस बिंदु पर यह प्रकाश टकराया उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ये हमारा आपतन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण आके टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। ये जो किरण आकर टकराई, आकर गिरी, उसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आकर गिरना। ये किरण आकर गिरी कहाँ पे? इस बिंदु पर, जिसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। और टकराने के बाद वापस ये इस दिशा में चली गई, और इस किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जिस कोण के साथ यहाँ पे ये टकराई, उस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, और इंग्लिश में उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए इसे आई से हम लोग निरूपित करते हैं। और वही अगर बात करें परावर्तित किरण की, तो ये जिस कोण के साथ गिरी थी उसी कोण के साथ वापस जाएगी, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। I4 होता है इंसिडेंस और R4 होता है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे I और R का मान जो होता है वो बराबर होता है। उदाहरण के लिए, अगर ये 30 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पे गिरी थी, तो वापस भी ये 30 डिग्री का कोण बनाकर ही जाएगी, यानी कि एंगल I जो है, कोण I जो है, वो कोण R के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन का नियम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण यानी कि I और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। जैसा कि हमने देखा कि एंगल I बराबर एंगल R, ये आपस में बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है कि आपतित किरण, फिर है दर्पण पर अभिलंब, ये रहा हमारा अभिलंब, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा तल है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा हमारा परावर्तन का नियम। हमने यह देख लिया कि परावर्तन होता क्या है, और परावर्तन के इन दोनों नियमों को भी हमने देख लिया। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और साथ ही साथ इस डायग्राम को भी बना लेंगे। आप चाहें तो इसे नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको ए बोल दिया हमने, इसको ओ बोल दिया, और इसको हम लोग बी कह देते हैं, और इसको एन कह देते हैं। तो ओ एन हमारा अभिलंब हो गया, ए ओ हमारा आपतित किरण हो गया, और ओ बी हमारा परावर्तित किरण हो गया। इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट में बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी नियमित सतह पर यानी कि किसी समतल सतह पर परावर्तन हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। लेकिन अगर सतह खुरदरी है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे जो परावर्तन होता है उसे हम लोग विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो नियमित परावर्तन होता है, जैसे कि कोई भी मान लो आईना, वो तो पूरा समतल होता है, उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि नियमित परावर्तन उसे हम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम सीधी किरणें आके पड़ रही है और वापस भी उसी तरीके से जा रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि खुरदरी सतह है, इसलिए आप देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल किरण अपने आप में परावर्तन का नियम पालन कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो परावर्तन का प्रकार है वो विस्तृत परावर्तन है, जिसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर बात करें दोनों में अंतर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकनी सतह और चमकदार सतह से ये होता है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि किरणें एक ही दिशा में लौटती है, यानी कि जिस दिशा से वापस आई थी उसी कोण को बनाते हुए वापस लौटती है।
उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आईने में साफ चेहरा, हम लोग अपना क्लियर चेहरा देख पाते हैं क्योंकि आईने का जो सतह होता है वो समतल होता है। अगर बात करें इस प्रकार के परावर्तन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुरदरी सतह जैसे कि दीवार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरती हैं, यानी कि ये एक ही दिशा में नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है वो खुरदरी है, उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि रोशनी का कमरे में फैलना, क्योंकि कमरे में कहीं पे बेंच रखा होता है, कहीं पे बेड रखा होता है, कहीं पे कुछ बर्तन रखे होते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के सतहों में प्रकाश की किरणें पड़ती है। ऐसे में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, ये नियमित परावर्तन नहीं हो पाता है, तो उसे हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। और कुछ इस तरह से प्रकाश की किरणें बिखर जाती है और पूरा कमरा हमारा रोशन हो जाता है। तो इन दोनों ही प्रकार के परावर्तन का अपने दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो परावर्तन के प्रकार है, दोनों ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ये मत सोचिएगा कि विस्तृत परावर्तन में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करता है और ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करता है। आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है जो प्रकाशित हो रही है और सामने एक समतल दर्पण रखा हुआ है। यहाँ पे इसका एक प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर में इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। अब आपने क्या नोटिस किया, ये दूरी जो है और ये जो दूरी है वो आपस में बराबर है। मान लो ये 2 मीटर है तो ये दूरी भी 2 मीटर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उस पार आप देख सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब बना है उसका भी साइज 5 सेंटीमीटर का ही है। इससे आपको क्या पता चला कि समतल दर्पण में दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण में यू बराबर भी, यानी कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं। और ये दूरी हम लोग मापते कहाँ से हैं? इस दर्पण से। इस दर्पण से इधर इतना दूर जाएंगे, वापस से हम लोग इधर इतना पीछे वापस आएंगे और इन दोनों दूरी को मेजर करेंगे तो समतल दर्पण के केस में हमें बराबर दूरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति का मतलब होता है उसका क्या गुण होता है, उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, क्या कुछ आप नोटिस करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि यह आभासी और सीधा होता है। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण के केस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है? यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बना है, यानी इसे आप पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और ये प्रतिबिंब सीधा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आकार वस्तु के बिल्कुल बराबर। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दे के कि अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो इसका फोटो इमेज यानी कि प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बना है। दूसरा पॉइंट इस बात को क्लेरिफाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इस दर्पण से 2 मीटर दूर में इस वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 2 मीटर दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। आभास हमें इस बात का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। किस केस में? समतल दर्पण के केस में। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लैटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। जब आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं कि आपका बायां हाथ दाहिना जैसा फील होता है और दायां हाथ बायां जैसा फील होता है। ये परिघटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का उल्टा लिखा होना। एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि उल्टा लिखा हुआ रहता है और जब हम इसे दर्पण में देखते हैं तो हमें सीधा देखने को मिलता है। एम्बुलेंस में इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है, AMBULANCE। इस तरह से हमें एम्बुलेंस में लिखा हुआ देखने को मिलता है और जब हम इसे आईना में देखते हैं तो ये हमें सीधा नजर आता है। तो इससे हम इस परिघटना को परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा लेटरल इन्वर्जन के कारण होता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें बायां चीज़ दायां और दायां चीज़ हमें बायां देखने को मिलता है। AMBULANCE। यहाँ पे हर चीज़ उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम आईने में इसे देखेंगे समतल दर्पण में तो हमें सीधा नजर आएगा। इसीलिए एम्बुलेंस में ऐसा लिखा रहता है ताकि उससे आगे चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो इस बात को देख पाए कि पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है और उसे इमरजेंसी है, ताकि उसके लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए
और मरीज को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ये इमरजेंसी के केस के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों समतल दर्पण से, कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये किसी गोले का हिस्सा नहीं होता। अगर आप इसे अनंत दूरी तक इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे तो ये शायद कहीं अनंत में जाके मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी गोले का भाग नहीं है, इसलिए इसका कोई वक्रता केंद्र नहीं है। और जब वक्रता केंद्र नहीं होगा तो इसका फोकस भी निश्चित नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। तो आई होप इस बात से क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत क्यों होती है। तो आइए अब समझते हैं आगे का टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक चम्मच है और यहाँ पे आपको अवतल और उत्तल दर्पण दोनों ही देखने को मिल जाता है। अगर आप इस चम्मच को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद करेंगे, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ। तो इस चम्मच में आपको उठा हुआ भाग कौन सा देखने को मिलता है? तो ये नीचे वाला जो आपको देखने को मिलता है ये उठा हुआ भाग देखने को मिलता है। यानी कि नीचे का ये जो साइड है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। वही बात करें उत्तल दर्पण का उल्टा, यहाँ पे आप धंसा हुआ कौन सा भाग देखने को मिल रहा है? तो ये वाला भाग देखने को मिल रहा है। और ये अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, और इसका जस्ट उल्टा अवतल दर्पण हो जाएगा। इस प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा अवतल दर्पण होता है। आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चमकदार सतह ये रही, ये इसकी चमकदार सतह है। तो इस दर्पण का बीच वाला जो भाग होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, इस बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस मध्य भाग से होकर एक रेखा गुजरती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरता है, और इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसका अन्य नाम प्रधान अक्ष भी है। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, इसे प्रधान अक्ष भी हम कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि जब ये एक गोलीय दर्पण है तो ये किसी गोले का हिस्सा होगा। तो मान लीजिए इस गोले को इस तरह से हम लोग अगर बढ़ाना चाहें तो ये कम्प्लीटली कुछ इस तरह से गोल हमारा गोला बन जाएगा। और जब ये गोला बन जाएगा तो इस गोले का एक केंद्र होगा। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम लोग सी से दर्शाते हैं। सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, हिंदी में इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा है और एक गोले का एक केंद्र होता है, और उसी केंद्र को ही इस दर्पण का भी केंद्र बोलते हैं, जिसका नाम हम लोग वक्रता केंद्र देते हैं। इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की आधी दूरी को, यानी कि इस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ से लेकर दर्पण के फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे हम लोग सामान्यतः छोटा एफ से दर्शाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसकी आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे सामान्यतः छोटा एफ से हम लोग दर्शाते हैं। तो आर और एफ के बीच में हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा कि एफ बराबर आर बटा 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आर बराबर 2f। ये हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में? दर्पण के वक्रता त्रिज्या और दर्पण के फोकस दूरी के बीच में हमारा ये रिलेशन होता है आर बराबर 2f का। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट रेंज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के। यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और ये दूरी f होता है और ये दूरी भी f होता है। दर्पण की हर दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, जो किसी दर्पण का बीच वाला भाग होता है। इस दर्पण के केस में हमारा मध्य भाग जो है वो यहाँ पे है। इसी बिंदु को P कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। और इस ध्रुव से होकर जो काल्पनिक किरण या फिर काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, या फिर प्रधान अक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि ध्रुव दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु, जैसे कि आपने देखा कि ये जो बिंदु है इसे हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है मुख्य फोकस, जहां समांतर किरणें टकराने के बाद मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है कुछ इस तरह से, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है।
इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, और बीच की इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इस पूरी दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग r से दर्शाते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। पहला वाला केस देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो ऐसे कंडीशन में किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हैं कि अनंत पर रखी इस वस्तु से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, और आने के बाद टकरा कर फोकस से होकर गुजर रही है। बहुत सारी किरणें आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 दिखाया है बुक में, आप देख सकते हैं कि, और टकराने के पश्चात ये जहाँ पे आकर मिलती है उसी बिंदु पर इस अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोकस पर बनता है। आप देख सकते हैं वस्तु काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चूंकि अनंत से इसका प्रकाश आ रहा था तो इसका सारा जो समानांतर प्रकाश की किरणें हैं वो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरी और यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया प्रकाश की किरणों ने, और इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बना, बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का। दूसरा कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ये आप देख सकते हैं कि वस्तु यहाँ पे रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये रही, जो कि टकराने के पश्चात आप देख सकते हैं कि फोकस से होकर गुजरने वाली है, और दूसरी किरण जो हमारा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, और प्रकाश की समांतर किरण जो है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो टकराने के पश्चात फोकस से होकर मुड़ती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं ये यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है इसने, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बना। अगला केस में आप देख सकते हैं कि जो वस्तु सी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर के आकार का बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। चौथे वाले केस में आप देख सकते हैं जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी से परे बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इन सब का एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं दोस्तों। अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये जो किरण आरेख है इसे हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप आराम से इत्मीनान से इस सब चीज़ों को सीख पाओ। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा ये वीडियो बने, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इत्मीनान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना, इसलिए फिलहाल मैं कम समय में ही आपको सारे ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ और डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब वस्तु एफ पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। अगला केस आप देख सकते हैं जब वस्तु एफ तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में होती है तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता है, दर्पण के पीछे देखने को मिलता है, वस्तु से बड़ा बनता है और यह सीधा बनता है। अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सभी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के तरफ ही बनता है। तो इसका जो एक चार्ट है, इसका जो टेबल है, चलिए हम उसे अब देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब होता है उसका फोटो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है। उसकी साइज क्या होती है? तो अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु के साइज का, बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये वास्तविक और उल्टी। सी से परे जब वस्तु रहती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? एफ तथा सी के बीच, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी पर जब होती है तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी तथा एफ के बीच में जब होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी से परे बनता है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एफ पर जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और लास्ट केस पी तथा एफ के बीच जब होती है तो दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित यानी कि बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ये अवतल दर्पण का केस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे चार्ट को कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब हम उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को याद रखना काफ़ी आसान, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही केस देखने को मिलता है। पहला अनंत की स्थिति पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें जब इससे टकराती है तो टकराने के पश्चात ये क्या होता है? फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे बाहर की ओर चमकदार सतह होता है तो टकराने के पश्चात ये किरणें परावर्तित हो जाती है कुछ इस तरह से,
लेकिन जब हम आभासी रूप से इसे इस तरह से कुछ मिलाते हैं तो यहाँ पे आपको ये फोकस पर मिलती हुई नजर आती है। इसलिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो अत्यधिक छोटा होता है बिंदु के आकार का। और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली होती है वो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसका आभासी किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और जिस जगह पे ये दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, जो कि अत्यधिक छोटा होता है वस्तु की तुलना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच में दर्पण के पीछे छोटा, आभासी और सीधा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो किरण आरेख है, लेंस का भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा और दर्पण का भी वापस से मैं डिस्कस करूंगा किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो सके कि किस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। फिलहाल मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में ही मैंने अभी इन सब चीज़ों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी। मान लीजिए ये एक दर्पण है हमारा, अगर इसके बाईं तरफ की दूरियों की बात की जाए तो ये ऋणात्मक मानी जाती है, इसके दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक मानी जाती है। दर्पण के ऊपर तरफ की दूरियां धनात्मक मानी जाती है, इसके नीचे तरफ की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। और ये आप देख सकते हैं दर्पण का ध्रुव यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो किसी दर्पण का मध्य भाग होता है। अगर दर्पण के सूत्र की बात करें तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और आवर्धन का जो सूत्र है जिसे हम लोग m से दर्शाते हैं, क्योंकि m से होता है मैग्निफिकेशन, जो कि आवर्धन का अंग्रेजी अनुवाद होता है, इसीलिए हम लोग आवर्धन को m से दर्शाते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। इस अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि आवर्धन किसका अनुपात होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि u वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी। और एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि m का मान अगर ऋणात्मक है तो ये वास्तविक है, और अगर इसका मान धनात्मक है तो ये आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे कि ऋणात्मक मान जो है m का वो वास्तविक प्रतिबिंब की ओर इशारा करता है, और अगर धनात्मक मान m का आता है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। हमने इसी चैप्टर के पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये हमारा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये कुछ अंतर है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन यानी कि प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को अगर यहाँ पड़े तो इसी दिशा में आना था, लेकिन यहाँ पे न आके इसने अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लिया और ये कुछ इस तरह से दिशा में आ गई। इसी परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से ये विचलित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे हवा में प्रकाश की चाल अलग है, कांच में प्रकाश की चाल अलग है। वापस से जब ये हवा में आती है तो यहाँ भी इसकी दिशा बदल जाती है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लें कि अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पारदर्शी माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपनी दिशा बदलना, इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कारण क्या होता है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, गति होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कांच के स्लैब का नियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरल से सघन, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा अभिलंब कौन सा है? ये हमारा अभिलंब है। और ये हवा हमारा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये हमारा विरल माध्यम है, और ये हमारा सघन माध्यम है ना। कांच हमारा सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। तो हमने पढ़ा कि जब विरल से सघन की ओर प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुकता है। इसीलिए ये जो प्रकाश की किरण हमारी आई, ये इस दिशा में न जाकर ये जो हमारा अभिलंब है इस दिशा में हमारा अभिलंब की ओर मुड़ गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरण है अभिलंब की तरफ मुड़ गई।
और जैसे ही इस माध्यम से वापस ये विरल माध्यम में आई, ये अभिलंब से कुछ इस तरह से दूर हट गई। इस प्रकाश किरण को इधर आना था, लेकिन ये इस तरह से दूर हट गई। चलिए एक और चित्र बना के समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ऐसा रेखा है जो दो माध्यम को अलग करता है। ऊपर में हवा है जो कि हमारा विरल माध्यम है, और यहाँ पे कांच है जो कि हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो ये अपना मार्ग थोड़ा सा बदल लेती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने एक्चुअल मार्ग से। सबसे पहले जिस बिंदु पर पड़ी वहाँ पे हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे अभिलंब डाल दिया। अब प्रकाश की इस किरण को सीधी दिशा में इस तरह से कुछ आना था, लेकिन चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसीलिए ये प्रकाश की किरण मुड़ के थोड़ा सा अभिलंब की ओर कुछ इस तरह से आ जाएगी। यही घटना हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नीचे से प्रकाश की किरण जा रही है, मान लो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, तो क्या होगा। ये मान लीजिए कांच है, कांच से कुछ इस तरह से मान लीजिए हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, तो इसे इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए कुछ इस तरह से ये अपने इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब बात करें, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, यानी कि ये जो किरण है निर्गत किरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्गत किरण ये जो हमारा है वो आपतित किरण इसके समांतर होगी। किस तरह से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि अगर इस किरण को कुछ इस तरह से बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा, और अगर इस किरण को इधर बढ़ाया जाए तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हर जगह पे समांतर है। इसीलिए कहा गया है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, बस खिसक जाती है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो अपवर्तन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे सारे पॉइंट्स और भी डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम, जो कि एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला नियम क्या कहता है अपवर्तन का, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किरण एक माध्यम से आके इस बिंदु पर पड़ रही, ये हमारी हो गई आपतित किरण, ये हमारा किरण हो गया अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो गया अभिलंब। ये तीनों हमारा एक ही बिंदु में होता है। बिल्कुल परावर्तन के नियम की तरह ही पहला नियम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम परावर्तन का और अपवर्तन का लगभग लगभग समान है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये हमारा जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यम के लिए साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया कि अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम को लिखें, तो ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे। साथ साथ इस बात को भी याद रखेंगे कि कोण बदलने पर भी उनका ज्या अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि ये जो रेशियो रहता है वो हमेशा से स्थिर रहता है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश की गति कितनी धीमी हो गई है। सूत्र इसका होता है n बराबर c/v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि n बराबर c/v, जहाँ पे c प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, और v मतलब दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और n हमें क्या दर्शा रहा है, अपवर्तनांक को दर्शा रहा है। अगर बात करें प्रकाशीय सघनता की, तो इसका मतलब है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मतलब जो जितना ज़्यादा घना माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 माना जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक आप देख सकते हैं 2.42 होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल कम होती है हवा की तुलना में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो टकराने के पश्चात एक जगह पे जाकर संसरित हो जाती है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, और इस घटना को बोलते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। और जब प्रकाश की समानांतर किरणें कुछ इस तरह से
अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो टकराने के पश्चात ये अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाती है, बंट जाती है या फिर बिखर जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आई होप इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया क्या है। अभिसारी में सारी प्रकाश किरणें एक जगह पे आके संश्रित हो जाती है और अपसारी क्रिया में सभी प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका किनारे वाले भाग है यहाँ पे पतला है और ये बीच वाला भाग मोटा है। अगर बात करें अवतल लेंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में पतला, ये रहा बीच में पतला और किनारों को बाहर से फैला देता है, किनारों से मोटा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अवतल लेंस का भाग है ये मोटा है और बीच वाला भाग पतला है। हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसका ये गुण होता है। तो ये दोनों आप पॉइंट्स को याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को समझाएं तो आप इस डायग्राम को छाप के दोनों को जरूर बताना डेफिनेशन के साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेंस और दर्पण का आप सूत्र देख सकते हैं कि दर्पण का सूत्र आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर बात करें लेंस की सूत्र की तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है। आवर्धन की बात करें तो यहाँ पे दर्पण के लिए m बराबर -v/u होता है और लेंस के लिए m बराबर v/u होता है। साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी के माध्यम से आप ये भी याद रखेंगे कि उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंस की क्षमता की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे डायोप्टर के माध्यम से मापा जाता है। धनात्मक होती है उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कई बार यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस द्वारा किरणों को इकट्ठा करने या फैलाने की ताकत को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इस बात को याद रखेंगे कि P बराबर 1/f होता है, यानी कि P × F बराबर 1 होता है। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। सभी चैप्टर्स के लगभग सभी टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस में बनाने वाला हूँ दोस्तों। ये जो मैराथन वीडियो है इसमें लगभग मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और वीडियो को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवतल जो प्रयोग है वो टॉर्च, हेडलाइट या फिर सेविंग मिरर के रूप में होता है। अगर बात करें उत्तल दर्पण की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाहनों के साइड रियर व्यू मिरर में बड़ा एरिया देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय का सार आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो प्रकाश के बारे में पढ़ा, जहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एंगल I बराबर एंगल R का कॉन्सेप्ट पढ़ा परावर्तन में, और अपवर्तन में हमने स्नेल का नियम को जाना। समतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया। गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में जाना। कांच का स्लैब और लेंस में किस तरह से अपवर्तन होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब परीक्षा के लिए मास्टर ट्रिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो चित्र वास्तविक और उल्टा है, यदि धनात्मक है तो आभासी और सीधा है। ट्रिक 2 आप याद रखेंगे कि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे कोई भी लेंस या दर्पण हो। इस बात को आप याद रखेंगे। ट्रिक 3 है कि अवतल दर्पण का छठा केस P तथा F के बीच रट लें। यह दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा चित्र बनाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस है। अवतल दर्पण में एक ही एक केस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसे रटने को कहा जा रहा है। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है कि पावर निकालते समय फोकस दूरी को cm से मीटर में बदलना कभी ना भूलें, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना कभी ना भूलें। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जनरली ये सेंटीमीटर में दिया रहता है, जिसे आपको मीटर में बदलना है। अब ये सभी क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे दोस्तों। आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें, स्नेल का भी नियम लिखें। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के C पर रखे होने का किरण आरेख खींचें और बताएं। अगला आप देखेंगे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस का जवाब आप हमें कमेंट में लिख के देंगे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिक्स के सेपरेट वीडियोस मैं इसमें अपलोड करने वाला हूं, जिसमें सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप आराम से उसे जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।